नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक अग्रवाल जयपुर से स्पेकुलेशो एलएलपी से। काफ़ी दिनों के बाद समय मिला है आपसे बात करने के लिए, एक वीडियो बनाने के लिए। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है तो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करें। और बीच में मैं आपसे नहीं जुड़ पाया क्योंकि व्यस्तता चलती है, लेकिन फिर भी मैंने समय निकाल के कुछ बार हम लाइव आए और आपसे चर्चा करने का हमें मौका मिला। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप उन चर्चाओं में हमारे साथ जुड़ते हैं। तो आज का जो हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वो मैं इस बात पे चर्चा करना चाहूँगा कि आप कैसे एक मजबूत ट्रेडर बने। तो मजबूत से मेरा मतलब है वो एक ट्रेडर जो कि स्ट्रॉन्ग हेडेड है, यानी जिसका दिमाग बहुत मजबूत है। मजबूत ट्रेडर मतलब एक वो ट्रेडर जो डिटरमिन है, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन हो गई मजबूत ट्रेडर की कि वो स्ट्रॉन्ग हेडेड है और डिटरमिन है कि मेरे को ये व्यापार करके पैसा बनाना है। तो अगर ऐसा आपको ट्रेडर बनना है तो आप कैसे बने, ठीक है। तो बट ऑब्वियस मेरे पास ऐसी कोई रेसिपी नहीं है जिसको आप खा लो और आप एक मजबूत ट्रेडर बन जाओ, लेकिन मैं अपने अनुभव से एक मंत्र आपको देना चाहूँगा जिससे मुझे पूरी आशा है कि आप एक मजबूत ट्रेडर बनेंगे। पहले तो अगर आप ऑलरेडी एक ट्रेडर हैं तो आप दो तरह के ट्रेडर हो सकते हैं। एक सफल ट्रेडर जो कि प्रॉफिट बना रहा है और एक असफल ट्रेडर जो प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ प्रॉफिटेबल से मेरा ये मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का पूरे ट्रेडिंग कैरियर आज तक का जोड़ दिया जाए तो उसमें एफडी की जो रेट होती है 7-8% अपन एक हर्डल माने, तो उससे ऊपर का उसका प्रॉफिट आए, ठीक है। या हम ये बोल दें कि एफडी प्लस उसके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, अगर वो कोई दुकान करके ऑफिस करके बैठा है, सैलरी दे रहा है, उन सबको हटाने के बाद अगर उसके पास प्रॉफिट बचता है तो उसे मैं एक सफल ट्रेडर मानता हूँ। ना कि वो कि जो यूट्यूब पे आके लिखते हैं कि आज 3.5 लाख बनाए, 7 लाख बनाए, 25 लाख बना लिए। उनका कोई मतलब नहीं है। 25 करोड़ पे अगर आप 1 लाख रुपए बना रहे हो तो कौन सी बड़ी बात आपने कर दी। तो वो कहीं पे भी ये नहीं लिखते कि हमने 1 लाख 5 करोड़ पे बनाए, 50 लाख पे बनाए, 25 करोड़ पे। वो एकदम इरेलेवेंट बात है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप अभी ये डिसाइड कर लीजिए कि आप एक सफल ट्रेडर है या असफल ट्रेडर है, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन मैंने आपको दे दी। तो जो एक सफल ट्रेडर होता है, जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है, उसके पास एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी होती है। ये स्ट्रेटजीज कई तरीके की होती है। या तो आपके पास खुद की बनाई हुई एक स्ट्रेटजी है, या कोई और सफल ट्रेडर है जिसको आपने पढ़ा सुना और उसकी स्ट्रेटजी को कुछ मॉडिफाई करके आपने अडॉप्ट किया और उससे आप आज की तारीख में काफ़ी समय से पैसा बना रहे हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ केस है तो मैं आपको एक सफल ट्रेडर मानूंगा और आपके पास एक सफल स्ट्रेटजी है जिससे आप अपने आमदनी बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो एक सफल स्ट्रेटजी होती है सफल ट्रेडर के पास, ये जरूरी नहीं है कि हम नहीं बनाएं। ऑलरेडी ये काफ़ी वर्षों से, काफ़ी सालों से बाज़ारों में है जिससे हम चिर परिचित हैं। तो मैं उसका 1-2 एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे वॉरेन बफे जैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो एक अपने आप में एक सफल स्ट्रेटजी है। अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग करते हो, जिसपे मैंने ट्रेंड फॉलोइंग पे एक वीडियो भी बनाया है कि सिंपल आप ट्रेंड को स्पॉट करते हो, ट्रेंड की आपकी अपनी डेफिनेशन है, उसको लंबे समय तक राइड करते हो, तो वो भी अपने आप में एक सफल स्ट्रेटजी है। दोनों टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजी है जिनसे प्रॉफिट बनता है। अब बात आती है कि आप एक ट्रेडर हो और आपके पास एक सफल स्ट्रेटजी आ गई, ठीक है। यानी हम मान लेते हैं या आइदर इन दोनों में से एक आ गई, या तो आप वॉरेन बफे टाइप इन्वेस्टमेंट करते हो, या आप ट्रेंड फॉलोइंग करते हो, या और कोई तीसरी आपके पास स्ट्रेटजी है, ठीक है, जो कि सफल है, ठीक है। या तो आपने बनाई है, हिस्टोरिकल टेस्टेड करके आपने बोला सफल है, या आपने अडॉप्ट की है वॉरेन बफे की या ट्रेंड फॉलोइंग की, तो वो एक सफल स्ट्रेटजी है। तो ऐसा क्या होता है कि एक सफल स्ट्रेटजी होने के बावजूद भी आप या तो अच्छा रिटर्न नहीं बना पाते या इनफैक्ट आप लॉस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक ट्रेडर की मजबूती की जो हम बात कर रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट में आती है, वो चीज पे हम ध्यान लगाना चाहेंगे। तो जब मेरे पास एक सफल स्ट्रेटजी है, लेट्स से ट्रेंड फॉलोइंग की है, मैं कहीं से भी एक ट्रेंड स्पॉट करता हूं और उसे लंबे समय तक बाय करता हूं। आज कोई स्टॉक आया ट्रेंड में तो मैंने उसे बाय किया और वो 2-3 महीने तक जनरली एक ट्रेंड रहता है और मैंने उसे 3 महीने तक उसे करा राइड और अच्छा पैसा बनता है। लेकिन फिर भी मैं नहीं बना पाया,
फिर भी यानी आप नहीं बना पाए या जो भी उसे फॉलो कर रहा है नहीं बना पाए। और ये हो सकता है कि आपने काफ़ी समय तक बनाया, 6 महीने तक बनाया, साल तक बनाया, 2 साल तक, उसके बाद आपका दिवालिया निकल गया या आप अनसक्सेसफुल हो गए, या आप अभी एक असफल ट्रेडर हो और आपके पास एक सफल स्ट्रेटेजी है ट्रेंड फॉलोइंग की, लेकिन फिर भी आप पैसा नहीं बना पा रहे। तो ये दोनों लोगों के साथ हो सकता है कि आपके पास एक सफल स्ट्रेटेजी है तो आप पैसा नहीं बना पा रहे, आपके पास एक सफल स्ट्रेटेजी है, आप एक सफल ट्रेडर हो, लेकिन आप कुछ समय तक ही सफल रहे और उसके बाद फिर आपने लॉसेज इनकर करना चालू कर दिए। तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, इस पे हम अपना प्रकाश डालना चाहेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, जो मजबूती का हम कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं, वो मजबूती हमें कैसे आती है। ठीक है, मेरे पास एक सफल सिस्टम है, एक सफल स्ट्रेटेजी है जिससे पैसा बनता है, लेकिन फिर भी मैं पैसा नहीं बना पा रहा। उसके कारण क्यों होते हैं? क्योंकि हम दिमाग से मजबूत नहीं होते, हम डिटरमिन नहीं होते, हम फ्रेजाइल होते हैं, हम वीक होते हैं, चाहे दिमाग से बॉडी से हम वीक हो जाते हैं। ठीक है, हमारी ट्रेडिंग करते वक्त वो क्यों होते हैं उसका मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। लेट्स से कि मैंने टीसीएस को स्पॉट किया और मैं ये बोलता हूँ कि टीसीएस अप ट्रेंड में है और मेरी जो स्ट्रेटेजी है, सफल स्ट्रेटेजी, वो है कि मैं इस ट्रेंड को राइड करूँगा जब तक ये ट्रेंड रिवर्स नहीं हो जाता। और मेरी ट्रेंड की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर उसने डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिया जो कि टीसीएस ने दिया और मैंने उसको लॉन्ग कर लिया, अब मेरा जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा मैं उस ट्रेंड को राइड करूँगा। ये अपने आप में एक सफल स्ट्रेटेजी है और आपने टीसीएस में ये देखा और आप टीसीएस में आपने बाय किया। अब आपका ट्रेड क्या था? अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपकी एक कैपिटल होगी। तो हम मान लेते हैं आपकी इनिशियल कैपिटल थी 1 लाख रुपए। ठीक है, तो आपने क्या किया, 1 लाख रुपए का आपने टीसीएस ले लिया। हम करंट भाव मान लेते हैं, आज की तारीख में टीसीएस 3200-3300 रुपए चलता है, तो हम मान लेते हैं कि 3200 रुपए पे आपने 1 लाख रुपए के कैश में टीसीएस के शेयर ले लिए। 1 लाख रुपए के टीसीएस बाजार भाव से आपके डीमैट अकाउंट में आ गए। ठीक है, अब अगर ये 3200 से ऊपर जाता है, 3500-3600 होता है, जब तो कोई बात ही नहीं है, वो तो हमें प्रॉफिट दे रहा है एंड वी आर हैप्पी एंड वी आर गुड दैट वी आर अर्निंग। लेकिन हमें उस चीज की तरफ ध्यान देना है कि हम गिर कैसे सकते हैं, हम घाटे में कैसे आ सकते हैं, हमारा सिस्टम कैसे टूट सकता है, हम कैसे टूट सकते हैं। तो हम कब टूटेंगे? जब ये 3200 पे हमारे खरीदने के बाद ये टूटता टूटता अपन मान लेते हैं 2500 आ गया, 2000 आ गया, 1600 आ गया। ठीक है, एक बहुत बड़ी बात है कि टीसीएस जैसा स्टॉक 1600 आ जाए, 3200 से हाफ हो जाए, लेकिन हिस्टोरिकली ऐसा लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ होता है और कोई अपवाद नहीं है, किसी भी स्टॉक के साथ हो सकता है। तो हमने एक वर्स्ट केस ले लिया जितना हम आज की तारीख में इमेजिन कर सकते हैं कि टीसीएस 3200 का 1600 हो गया और हम ये मानते हैं कि टीसीएस के फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं आया। टीसीएस की अर्निंग जो पहले थी अभी भी ग्रो कर रही है, सब कुछ ग्रो कर रहा है, लेकिन कोविड जैसे कोई पैनिक आ गया या 2008 जैसे कोई पैनिक आ गया या टीसीएस की कोई सेम इंडस्ट्री की कंपनी थी उसने में कुछ घपला हो गया तो वो टूटा, तो उसके साथ बाजार ने टीसीएस को भी तोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिससे एक टीसीएस के शेयर में आपके लेने के बाद एक बड़ी गिरावट आ गई। अब आप क्या करेंगे? अगर टीसीएस 2500 हो जाता है 3200 के बाद, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना। आपको पता है कि यार मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ट्रेंड को मैं राइड करता हूँ, तो ट्रेंड को राइड किया तो आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस कट जाएगा और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपका जो माल 1 लाख का था उसकी वैल्यू हो सकता है घट के 75,000 रह गई हो या 70,000 रह गई हो। ठीक है, या हो सकता है 50,000 रह गई हो, लेकिन आपको किसी को बाजार में कोई पैसा नहीं देना, आपको कोई हरी नहीं है कि आप अपना सौदा काटो। ठीक है, आपको कोई ब्रोकर आपका सौदा नहीं काट सकता, कोई आपको विवश नहीं कर सकता आपका सौदा काटने में। क्यों? क्योंकि आपके पास जो 1 लाख रुपए का माल है, आपकी जो कैपिटल है वो लिवरेज नहीं है, आपने 1 लाख रुपए का ही माल ले रखा है। अब होगा क्या, 3200 का टीसीएस 1600 आ गया जैसे कोविड में हो गया था। फिर जब मार्केट को ये रियलाइज होगा, हो सकता है 2 दिन में हो सकता है 2 साल में हो, कि टीसीएस इज अ गुड कंपनी, तो धीरे धीरे उसके मूल्य बढ़ने लगेंगे और वो 3200 भी आएगा और आगे वो 5000 भी बिक सकता है। तो आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला अपनाया कि 1 लाख की पूंजी जो आपकी है, आपने उतना ही इन्वेस्टमेंट किया और उतना ही एक्सपोजर लिया, तो आपको मजबूती मिली। आप डिटरमिन थे कि ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है, इसके फंडामेंटल में कोई खराबी नहीं है और मैं इस पे बैठूंगा। लेकिन दूसरे ट्रेडर का हम एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 1 लाख रुपए आपके पास थे,
टीसीएस का स्टॉक 3200 में था, सेम उसको स्पॉट किया, उसने ब्रेकआउट दिया, ट्रेंड को आपको राइड करना था, वही सफल स्ट्रेटेजी है, ब्रेकआउट की वही सफल स्ट्रेटेजी है ट्रेंड फॉलोइंग की। लेकिन अब आपने क्या किया, 1 लाख रुपए में 5 लाख रुपए का माल ले लिया, ठीक है। या हम इसे और मान लेते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए थे और आपने क्या करा, 10 लाख रुपए का आपने माल ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अगर टीसीएस 3200 से 10% करेक्ट हो जाता है तो आपके 10 लाख के कितने रह जाएंगे, 9 लाख रुपए का माल रह जाएगा। अब ये 9 लाख रुपए का माल रह गया, लेकिन आपके पास तो कितने थे, 1 लाख रुपए थे। आपका ब्रोकर बोलेगा लाओ भाई पैसे लाओ, आपके पास पैसे होंगे नहीं, क्योंकि अपन मान रहे हैं आपकी पूंजी 1 लाख थी, तो आपको वो काटना पड़ेगा सौदा, ठीक है। तो जब 3200 से वो 10% करेक्ट हो गया, जैसे लेट्स से मान लेते हैं 2800 आ गया, तो 3200 से 2800 आ गया और आप बाजार से बाहर हो गए क्योंकि आप लिवरेज थे, ठीक है। तो इस लिवरेज के कारण क्या हुआ, आपकी ट्रेडिंग को मजबूती नहीं मिली, आपके दिमाग को मजबूती नहीं मिली। आप जब भी 3200 पे लाख रुपए की पूंजी पे 10 लाख रुपए का माल लोगे और जैसे ही वो टूटने लगेगा, 50 रुपए भी टूटेगा, आपके दिमाग फ्रेजाइल हो जाएगा, आपका दिमाग वीक हो जाएगा, क्योंकि आपको ये लगेगा कि अगर ये यहाँ से 200-250 रुपए और गिर गया तो मेरा तो 1 लाख रुपए चले जाएंगे और मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगा। तो आप क्या करेंगे, उसको 3200 पे लेके आपको वो 3100 पे सताने लग जाएगा और अब 3050 के आसपास बाहर हो जाओगे। आपके जो लाख रुपए हैं वो भी 50-60 हजार घट गए और उसके बाद क्या होगा, या तो टीसीएस थोड़ा गिर के वापस से ऊपर आ जाएगा या वहीं से रिवर्स हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि मार्केट हमेशा ऐसा करता है, लेकिन मार्केट के कारण नहीं हुआ, ये इसके लिए हुआ क्योंकि आप डिटरमिन नहीं थे, आप मजबूत नहीं थे। आपकी स्ट्रेटेजी सफल थी कि ब्रेकआउट पे लिया और वो ऊपर जाएगा, लेकिन वो किसी कारणवश गिरने लग गया। तो आप लिवरेज थे, 1 लाख रुपए पे आप 10 लाख रुपए का काम कर रहे थे, तो आपको वो मजबूती नहीं आ पाई। लिवरेज ने आपको फ्रेजाइल बना दिया। फ्रेजाइल का मतलब होता है वीक, ठीक है। तो ये तो हो गया कैश शेयरों में बात करते हैं। अभी दूसरे ट्रेडर्स लोग जो फ्यूचर्स में बात करते हैं, अब फ्यूचर्स में क्या होता है कि आपने टीसीएस का माल लेना है आपको, तो आपने क्या किया, ब्रोकर को 3 लाख रुपए दे दिए। 3 लाख रुपए पे वो आपको 2 लॉट फ्यूचर में काम करने देगा और वो फ्यूचर 1 लॉट मान लेते हैं 10 लाख रुपए का होता है, यानी 20 लाख रुपए का एक्सपोजर लोगे, लेकिन ब्रोकर को 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब मान लेते हैं आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हो, आपने टीसीएस को देखा, ब्रोकर को 3 लाख रुपए दिए और आपने 2 लॉट फ्यूचर्स के टीसीएस के प्लस कर लिए, ठीक है। अब आपके पास हम मान भी लेते हैं कैपिटल 1 से बढ़ के 5 लाख थी, तो 3 लाख रुपए तो आपने ब्रोकर को दे दिए और आपके पास 20 लाख रुपए का माल फ्यूचर्स में है जिनकी वैल्यू 20 लाख रुपए है, लेकिन 3 लाख रुपए ही देके आप उसका एक्सपोजर ले सकते हो। ये एक सिंपल फ्यूचर्स का फॉर्मूला है। अब अगर ये 20 लाख रुपए का टीसीएस 3200 से टूटने लगता है और मान लेते हैं कि वो माल टूट के 20 लाख का 17 लाख ही रह गया, यानी 10-15% टीसीएस करेक्ट हो गया, तो 20 लाख का माल रह गया 17 लाख का, तो ब्रोकर बोलेगा भाई 3 लाख लाओ M2M, लेकिन आपके पास तो केवल 2 बचे। तो आप क्या बोलोगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, ब्रोकर आपका सौदा काट देगा, ठीक है। तो आपने फिर देखा कि आपको सौदा आपने अपनी इच्छा से नहीं काटा, आपने इसके लिए काटा क्योंकि आप लिवरेज थे। ये वही स्टॉक है, वही सफल स्ट्रेटेजी है जो कि काम करेगी। कब काम करेगी, जब मैंने फर्स्ट केस लिया, आपके पास 1 लाख रुपए ही थे, आपने 1 लाख रुपए का ही माल लिया और टीसीएस 3200 से करेक्ट भी हुआ, 2800 भी आया, 2500 भी आया, पैनिक था बाजार में, आपने वो पैनिक देख लिया, आप कहीं नहीं घबराए। क्यों? क्योंकि अपने को ना किसी से पैसा लेना है ना किसी को पैसा देना है, हम आराम से बैठे बिस्किट खाए, चाय पी और उसके बाद टीसीएस एक दिन वापस से ऊपर चलने लग गया और हमारी पूंजी बढ़ गई, ठीक है। तो लेकिन ये सेम सफल स्ट्रेटेजी को जब आपने लिवरेज के साथ लगाई तो आपकी मजबूती जो है सिस्टम की, आपकी मजबूती दिमाग की, वो गायब हो गई और आपको सौदा काटने पे विवश हो गए। तो मेरा ये जो मैं इस पॉइंट पे जोर देना चाह रहा हूं कि आपका अगर स्ट्रेटेजी भी एक सफल स्ट्रेटेजी है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है वॉरेन बफे की, अच्छी कंपनियों को देखो जो कैश बना रही है, जो मार्केट लीडर है, जिनका मैनेजमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट पे कोई आरोप पास्ट में नहीं लगे, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन है, जिनमें अच्छे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टेड है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। आप उनमें किसी भी कंपनी में पैसा लगाओ तो आपको पैसा बनेगा। ये
ये एक सफल स्ट्रेटेजी है, टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजी है, इसमें कोई डाउट नहीं कि पैसा बनेगा। लेकिन फिर भी लोग या इन्वेस्टर या ट्रेडर पैसा नहीं बना पाते। उसका मेन कारण यही होता है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। मेन कारण ये नहीं होता कि आपकी स्ट्रेटेजी खराब है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी खराब है तो आप डिजर्व ही नहीं करते पैसा बनाना। पहले आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाओ जिसमें बनाने में 5-7 साल लग जाते हैं अगर खुद बना रहे हो, या दूसरे की अगर हम समझते हैं तो उसमें भी 5-7 साल लग जाते हैं। लेकिन एक बार जब समझ लिया कि ये स्ट्रेटेजी सही है, उसके बाद जब हमारी लुटिया डूबती है वो इन कारणों से ही डूबती है कि हम लिवरेज ले लेते हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप लिवरेज ले ही नहीं, ठीक है। तो अब लिवरेज को हम अपने अच्छे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? हम यही मानते हैं कि टीसीएस का ब्रेकआउट हुआ और मैंने क्या किया, उसके टीसीएस का 10 लाख रुपए का माल उठा लिया। लेकिन मेरे पास पूंजी जो उस समय ब्रोकर के पास थी 1 लाख रुपए थी। लेकिन 10 लाख रुपए का माल लेने से पहले मैंने ये एक कैलकुलेशन लगाई कि मैं इसमें वॉरेन बफेट टाइप इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और मैं ये मानता हूं कि यहां से टीसीएस 40% करेक्ट हो सकता है। अपन मान लेते हैं 50% करेक्ट हो सकता है, 3200 का 1600, और मैं ऊपर मानता हूं कि आने वाले 5 सालों में डबल भी हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मैंने क्या किया, मेरे को पता था कि ये 10 लाख रुपए का माल है, मेरा 5 लाख का वर्स्ट केस में हो सकता है, वर्स्ट केस में हो सकता है। मैंने उसी समय राइट ऑफ कर दिया मेरी बुक्स में कि ये मेरा माल 10 लाख का नहीं 5 लाख का है। और फिर मैं देखूंगा यार 5 लाख का ही माल है और ब्रोकर को मैंने 1 लाख रुपए ही है अभी, मतलब मेरे पास पूंजी 1 लाख रुपए है, नहीं मेरे को 4 लाख रुपए चाहिए होंगे। तो मैंने क्या किया कि 4 लाख रुपए या तो मैंने एफडी में लगा रखे या मैंने मेरे पास अवेलेबल कैश रख लिया। क्यों? जैसे जैसे मेरा M2M बढ़ेगा या मेरा ब्रोकर मांगेगा वो टूटेगा तो मैं उसको वो पैसे देता रहूंगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैंने 1 लाख रुपए अपने ब्रोकर को स्टार्टिंग में दिए और 10 लाख का टीसीएस टूटने लगा। टीसीएस 3200 से 3000 हुआ। मेरे ब्रोकर ने पैसे मांगे, मैंने मेरे 4 लाख रुपए जो पड़े हुए थे उसमें से उठा के उसको कुछ दे दिए। फिर उसने मांगा, फिर दे दिए, फिर दे दिए। तो मैंने देखा टीसीएस 2500 आ गया तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। इनफैक्ट टीसीएस 1600 भी आ जाएगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास 4 लाख रुपए है, मैं उसको दे दूंगा, ठीक है। और मैं उस पोजीशन पे बैठा रहूंगा और मैं मजबूत बना रहूंगा क्योंकि मेरे को पता है, मेरे को कहीं से भी वीकनेस नहीं आएगी क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे पास वो M2M बर्दाश्त करने की शक्ति है, मैं लिवरेज नहीं हूं। तो मैंने इस समय क्या किया कि मैंने ओरिजिनल 1 लाख रुपए से ही काम कर रहा हूं, लेकिन 4 लाख रुपए की फंड की व्यवस्था या तो मेरे पास किसी एफडी में पड़े हैं या मेरे को पता है कि मैं किसी मित्र से ले लूंगा या मैंने पहले ही किसी से बात कर रखी है। यानी मेरे को ये पता है कि मैं इन 4 लाख की मेरे को आवश्यकता पड़ सकती है, मेरा स्टॉक 3200 का 1600 हो सकता है और मैं ये 4 लाख की व्यवस्था कर सकता हूं। अगर ऐसा है तो मैंने क्या किया, 1 लाख रुपए पे 9 लाख रुपए की लिवरेज लेके 10 लाख रुपए का माल ले लिया। और मेरे को ये पता है कि ये लिवरेज के कारण क्या होगा, मेरे को 4 लाख रुपए की और जरूरत पड़ सकती है क्योंकि वर्स्ट केस में स्टॉक हाफ हो सकता है और वो 4 लाख रुपए की मेरे पास व्यवस्था है तो मेरा सौदा नहीं कटेगा। इसी तरह से फ्यूचर्स में कि मैंने 3 लाख रुपए देके 20 लाख रुपए का माल फ्यूचर्स में ले लिया। अब मेरे को पता है कि ये 20 लाख रुपए का माल मेरा 10 लाख हो सकता है, टीसीएस आधा हो सकता है, तो 3 लाख रुपए तो थे। अब वो ब्रोकर जो M2M मांगेगा उसके लिए 7 लाख रुपए की मेरी व्यवस्था होनी चाहिए। चाहे तो ब्रोकर के पास एक्स्ट्रा रख दो या किसी एफडी में कर लो, जो जरूरत पड़े तो तोड़ ले, या मैं उस समय व्यवस्था कर सकता हूं मेरे दूसरे व्यापार से या मेरे मित्रों से या मेरी फैमिली से मैं पैसा ले सकता हूं और वो पैसा मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, मैं 7 लाख रुपए की व्यवस्था कर सकता हूं। तब तो आप लिवरेज लें। अगर अदरवाइज आप लिवरेज ले रहे हैं तो वो केवल आपको मानसिक तौर पे कमजोर करेगी। यानी नटशेल में ये बात है कि जिस लिवरेज को हम सहन नहीं कर सकते वो हमको फ्रेजाइल बनाएगी और हमारे सफल स्ट्रेटेजी को भी इस तरह से कर देगी कि हम उसमें लॉसेस खाते रहेंगे। अब इसी का एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक और टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजी है पुट सेलिंग की, ठीक है। ये काफी लोग है, बहुत कॉमन है कि पुट बेच के पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन इसमें भी आप कैसे फंसेंगे। आपने पुट बेच दी, स्टॉक टूट गया, तो जो पुट बेचता है स्टॉक टूटता है तो उसे घाटा लगता है। तो इसमें क्या होता है कि आपने पुट बेच दी, समझ लो टीसीएस की 2 पुटें बेच दी। अब वो जो स्ट्राइक है अगर उससे नीचे जाता है तो आपको 20 लाख रुपए का माल उठाना पड़ेगा, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसे या तो 1 लाख हैं या 3 लाख हैं। तो फिर क्या होगा, आपको वो पोजीशन को काटनी पड़ेगी। तो आपकी जो एक और सफल स्ट्रेटेजी है पुट बेच के पैसा कमाने की, वो भी आपकी फेल हो जाएगी। तो
मैं ये आशा करता हूँ कि इससे मैं ये पॉइंट बताने में सफलता हमने हासिल की है कि आपको अननेसेसरी लिवरेज नहीं लेनी और आपको लिवरेज उसी हद तक की लेनी है जितने आप पैसों की व्यवस्था आप कर सकते हैं।